बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस कराएं या फिर हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे दे और उसके बाद हम PDM के साथ बैठने को तैयार हैं और बाकी का लाहे अमल जो है वो तय कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ PDM की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इंतखाबात नहीं होंगे, भले वो पंजाब की और KPK की असम्बलियां तहलील कर दें। असम्बली तहलील होती है, नहीं होती है, इलेक्शन फौरी होते हैं या देर से होते हैं, इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ कैसे होंगे। तमाम सियासी जमातें ये बात करती हैं कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के हक में हैं। PTI को एक तरफ ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन किस तरीके के इक़दामात लेगा उस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इनपुट सामने आ रहा है तो नहीं आ रहा। PDM पर ये जो तनकीद है कि क्यों वो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो भी मामला अपनी जगह पर है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो इदारा जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शंस करवाने हैं, क्या वो इलेक्शंस के लिए तैयार है। अब इस पे भी बात की जाती है कि जी अगले इंतखाबात जो हैं वो सेंसस के बाद होंगे, नए सेंसस होंगे और उसके बाद उसी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी और फिर आम इंतखाबात कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि उसके बगैर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस बहुत मुश्किल हैं। साथ ही साथ अगर इस पे भी हम बात करें कि इस वक्त जो इस चीज़ के हक में दलाइल दिए जाते हैं कि फौरी इलेक्शंस हों, वो ये हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा अगर आपने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है और मुल्क को किसी समत पे डालना है तो उसके लिए फौरी इंतखाबात कराने होंगे। दूसरी तरफ से जो दलाइल आपको मिलते हैं, इसके मुखालिफ जो दलाइल हैं वो ये हैं कि इस वक्त मुल्क की मईशत बहुत बुरे हाल में है। आप किस तरीके से इतने ज़्यादा पैसे इस वक्त इलेक्शंस पे लगा सकते हैं। और दूसरा बड़ा रीज़न जो इस वक्त दिया जा रहा है, जिस पर ज़राए के मुताबिक खबरें ये भी आई कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट अलवी को कन्वे भी किया है कि मुल्क में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 11 महीनों के अंदर हम देखें तो इसमें 52% मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। और इसहाक डार साहब, जो हम तक ज़राए से खबरें आई हैं कि उन्होंने अलवी साहब को ये भी कन्वे किया है कि अगर आप इस वक्त फौरी इलेक्शंस में गए तो फिर ये भी वजह बन सकती है कि आपके जो आलमी इदारे हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हैं वो भी इमदाद रोक दें, क्योंकि उस दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आपको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसमें भी अरबों रुपए आपको चाहिए होंगे। आज के प्रोग्राम में हम एक तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस कब होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां हैं और साथ ही साथ ये कि क्या वो चीज़ें हैं कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि ये इलेक्शंस जो हैं बिल्कुल क्रेडिबल होंगे और किसी सियासी जमात को इस पर एतराज़ नहीं होगा, इसके नताइज तस्लीम किए जाएंगे। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, साबिक चेयरमैन फाफिन हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। मैं आगाज़ करना चाहूँगी अहमद बिलाल महबूब साहब से, सरबराह हैं पिलडाट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि आपका ये जो एक आर्टिकल है ये भी इस वक्त मेरे सामने है, टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। आपने भी इन्हीं 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा एक तो किया है कि शायद बहुत इनसेंसिटिव ये मामला होगा अगर फौरी इलेक्शंस में आप जाते हैं, क्योंकि सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी रीसेटलमेंट अभी तक नहीं हो चुकी है। फिर मईशत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि कैसे आप इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं फौरी इलेक्शंस। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो हैं, अगर फौरी इलेक्शंस की तरफ जाया भी जाता है सियासी वजूहात को साइड पर रखते हुए, क्या ये इदारा जिसने इलेक्शन कराने हैं वो तैयार है? बहुत शुक्रिया सादिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, क्योंकि उसने अगस्त 2022 यानी इसी साल में नई हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद से वो तैयार है। अब नई जो सेंसस कराने का काम है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है। वो हुकूमत ने एक पॉलिसी डिसीजन किया था 2021 अप्रैल में। इमरान खान साहब उसको चेयर कर रहे थे, उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग को, और उन्होंने फैसला किया था
कि नया सेंसस किया जाएगा और नए इलेक्शन उस नए सेंसस की बुनियाद पे होंगे, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी जी। और सिंध गवर्नमेंट को भी पुराने सेंसस के रिजल्ट पे एज फार एज सिंध और कराची वाज कंसर्न उस पर एतराज़ था कि वो ठीक तरीके से काउंट नहीं हुए। तो अगर नया सेंसस कराया जाता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन उस सेंसस के ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद 4 महीने और लगेंगे उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से डिमार्केट करने के लिए। एग्जैक्टली। और हुकूमत ये कहती है कि वो अप्रैल 2023 से पहले सेंसस के रिजल्ट फराहम नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर अगस्त 23 तक चला जाएगा नई हल्का बंदियों का काम, अर्लीस्ट भी अगर हुए तो, विच मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग ए स्टेज, जबकि वो अक्टूबर में वैसे ही इलेक्शन होने हैं। तो इसलिए अगर ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकती कि आप सेंसस कराएं। अगर सेंसस नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन इन्हीं हल्कों के ऊपर इंतखाबात करा देगी और वो उसके लिए वो तैयार है, वो करवा देगी। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली फिर तहफ़्फ़ुज़ात आ जाएंगे, जैसे आपने मेंशन किया कि खुद सियासी जमातों को इसके रिजल्ट्स पे एतराज़ात रहे हैं। ये बताइए कि खान साहब की तरफ से अगर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ इस वक्त तहलील कर भी दी जाती हैं, तो भी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि वो फौरी अभी इलेक्शंस ना कराए? वो कह सकता है कि बाकी मुल्क में जब इलेक्शंस होंगे तभी इन्हीं असम्बलियों में या इन सूबों में करवा दिए जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो ये खुद से फैसला करे। ठीक है कि साहब हम इलेक्शन तो बाद में करवाएंगे, सबका इकट्ठा कराएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक जब वो असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर उसके 90 दिन के अंदर उसके ऊपर इलेक्शन कराना पड़ता है। वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब असम्बलियाँ इकट्ठी क्योंकि बड़े अरसे से ये बात भी चल रही है कि इलेक्शन कमीशन जाके कोर्ट्स में कह सकता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा ये कि आप आधे मुल्क में अभी कराएं, आधे में बाद में कराएं। नहीं, वो मसला हो जाएगा तो उस मसले को हल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये ठीक है कि उसके ऊपर पता नहीं कितने पैसे, गालबन एक एस्टिमेट ये है कि 15 से 20 बिलियन रुपयों का एक्स्ट्रा खर्च आएगा 2 किस्तों में इलेक्शन कराने का। ये ठीक है कि ये डबल एफर्ट हो जाएगी, पैसे भी लगेंगे इस इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी के दौर में, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, पॉलिसी बनाने वालों का काम है। ये हुकूमत का काम है कि वो फैसला करे, और अगर उसने सेंसस कराना है नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल नहीं है कि वो असम्बली में वो किसी भी फोरम पे जाके कहे कि हम तैयार नहीं हैं और हम तो इकट्ठा ही कराएंगे इलेक्शन तमाम असम्बलियों का। वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़, क्योंकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा आपने जो लिखी, वो ये कि आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका आपने हवाला दिया, आपने कहा कि ऑब्वियसली कुछ वफाकी वज़रा इस जानिब इशारा कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनको इन्वोक करने की पॉसिबिलिटी है, और वो ये कि जो 5 साल की नेशनल असम्बली की जब मुद्दत ख़त्म हो तो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस उसको आप 1 साल तक तौसी दे सकते हैं। आपको लगता है कि इस जानिब कहीं ना कहीं कोई बहस हो रही है, कोई मुकालमा हो रहा है मईशत को सामने रखते हुए, और बार बार जो हमें हुकूमती ज़राए से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन की इत्तलात मिलती हैं? देखिए, मेरे पास कोई अंदरूनी ज़राए तो नहीं है, लेकिन मैं जो मीडिया के अंदर हुकूमत के वज़रा और जो हुकूमत के करीब लोग हैं वो इसकी तरफ हिंट करते रहे हैं, इशारा देते रहे हैं कि ये हो सकता है, और वाकई सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए इकॉनमी की बुनियाद पे, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं, या जैसे आपने जिक्र किया कि दहशत गर्दी इतनी ज़ोर पकड़ जाए कि वाकई उसके लिए जस्टिफिकेशन देना आसान हो जाए कि साहब एमरजेंसी हमने नाफिज कर दी है, और सदर ममलकत भी उस एमरजेंसी नाफिज करने के प्रोग्राम से मुत्तफिक हो जाए और आर्म्ड फोर्सेस भी तैयार हों। तो उस सूरत में फिर ये जो मैंने जिस शेख का हवाला दिया है, ज़ैली शेख 6 का, उसके मुताबिक ये इम्कान है कि आप 1 साल तक कर सकते हैं। मैंने ये नहीं आर्ग्यू किया कि करना चाहिए, लेकिन ये इम्कान है कि फिर हुकूमत ये कर सकती है, अगरचे उसके लिए कुछ शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये हो सकता है।
सही। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन, क्योंकि दोनों तरफ का मैंने जैसे इंट्रो में भी बात की कि दोनों तरफ के दलाल दिए जाते हैं, और अगर आप एक तरफ को सुने तो आपको लगता है वाकई बहुत ज़बरदस्त दलील दी जा रही है या लॉजिक है उसके अंदर कि फौरी इलेक्शंस करा दिए जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो रोज़ रोज़ एक सियासी उधम मचा हुआ है मुल्क के अंदर कि आज लॉन्ग मार्च है तो आज तहरीक है, ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, कभी कोई धमकी आती है कि वो चीज़ एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी। बट उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि भाई इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट तस्लीम कर लिए जाएं। फौरी इलेक्शन वाकई हल है? आपको लगता है कि एक ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमारे सामने आ जाएगी? देखिए, अगर तो इलेक्शन की डेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है वो आ जाती है तो उस मौके पे तो वो कराना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बन जाती है, और वो कराने चाहिए। कितनी भी मुश्किल हालात हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उस डेट से पहले इलेक्शन करा दें, 1 साल पहले, 10 महीने पहले। तो मेरे ख्याल में वो 10 महीने पहले इलेक्शन कराने की कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और ऐसी मौके पे जब जस्टिफिकेशन भी नहीं है बल्कि उसके बरखिलाफ जस्टिफिकेशन है कि आपकी इकॉनमी के हालात ख़राब हैं, और फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इम्कान भी मौजूद है कि अगले इलेक्शन के बाद नतायज अगर किसी एक पार्टी के तो बहरहाल हक में नहीं होंगे, एक पार्टी जीतेगी या दूसरी जीतेगी, और जो हार जाएगी वो फिर एजिटेशन शुरू कर देगी कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। ख़ासतौर पर पीटीआई चूँकि ज़्यादा एजिटेशन में कामयाब है, तो अगर फ़र्ज़ करें पीटीआई की मर्ज़ी के नताइज नहीं बरामद होते तो पीटीआई फिर वहीं खड़ी होगी जैसे आज खड़ी है, बल्कि वो नई विगर के साथ ये करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई गारंटी तो नहीं है कि अगले इलेक्शन हो भी जाए, इस सारी मजबूरी के बाद, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के बाद, और अभी तक तमाम इलेक्शन इकट्ठे होते रहे हैं। अब आप 2 असम्बलियों में करा दें और बाकी का बाद में कराएं, ये सारी चीज़ें आप रिस्क मूल लें, लेकिन फ़ायदा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट के ये उसके बाद सब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। स्टेबलाइज हो भी सकता है, वो नहीं है, और ये मोस्ट लाइकली ये लगता है ऐसे कि हमारी तारीख ही यही, अलमिया ही यही रहा है कि हारने वाली जमात ने आज तक माने नहीं है नतायज, और उसके बाद फिर एजिटेशन ही हुई है। सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि उससे पहले तमाम सियासी जमातें टेबल पर बैठकर डिसाइड कर लें कि ये तरीका होगा, और अगर रिजल्ट्स हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी आते तो भी हम तस्लीम करेंगे। लेकिन खैर, वो भी आई थिंक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद भी हम देखते आए हैं कि ऐसी चीज़ें होती भी रही हैं, ऐसे दावे होते भी रही हैं, फिर भी एजिटेशन हुई है हारने वाली जमातों की तरफ से। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडाट हमसे बात कर रहे थे। कवर दिलशाद साहब, सरवर बारी साहब, अफजल खान साहब, आपकी जानिब भी पहले मैं यहीं से इसी डिबेट का आगाज करूंगी। कवर दिलशाद साहब, फरमाइएगा, आपकी नज़र में फौरी इलेक्शंस होने चाहिए? खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि चलें आप अभी नहीं कराएं, आप एटलीस्ट डेट दे दें, उसके बाद हम आते हैं टेबल पे बात करते हैं। ऑब्वियसली मशरूत उनकी ऑफर है। आपको लगता है कि इस वक्त इलेक्शन कराने से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? दरअसल असूली तौर पर चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो सीरियस नहीं हैं कि जी आपकी सूबाई असम्बली को तहरीर किया जाए। अच्छा, वो ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब को कन्विंस कर रहे हैं कि फ़िलहाल इसको मार्च अप्रैल तक आगे ले जाएं, ताकि जो तरक्याती काम जो हमने शुरू कर रखे हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाए। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देता हूं आज कि तमाम अखबारात में ये एक इतना इंतहाई अहम इश्तिहार छपा हुआ है परवेज लाई साहब की तरफ से, जो पंजाब में वो 726 अरब के प्रोजेक्ट तकसीम कर रहे हैं, जनूबी पंजाब से लेकर गुजरात हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया, सियालकोट हो गया। तो अब जब 726 अरब का वो प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि परवेज लाई साहब ने ये पंजाब की तारीख में एक रिकॉर्ड जो है वो एक बजट पेश किया है, तखमीना दिया है डेवलपमेंट के लिए, तो आप 726 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं दिसंबर के आखिर तक असम्बली तहलील करा दूंगा दोनों सूबों की। तो ये बड़ा मुतजाद नजर आ रहा है। यानी इमरान खान साहब को उनके नीचे बैठे हुए हैं वजीर आला पंजाब, उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि वजीर आला पंजाब तो उनकी डायरेक्शन से हटकर पंजाब को 726 अरब के प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें 4 जिलों में अरबों रुपया जो है वो उन्होंने तकसीम कर दिया है, गुजरात में, सियालकोट में, मंडी बहाउद्दीन में। तो ये इन हालात को देखते हुए हमें तो नजर नहीं आ रहा कि परवेज लाई साहब जो हैं इमरान साहब
साहब की एडवाइस पर असम्बली तहरीर करने की गुजारिश करेंगे गवर्नर पंजाब को आर्टिकल 112 के तहत, वो तो नहीं करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ये नजर आ रहा है कि वहाँ भी वो बड़ा आपस में इख्तलाफात भी हैं, तजाद भी है। वो भी कहते हैं जी हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है असम्बली तहरीर करने की। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी भी हो रही है, सवात में, जनूबी वज़ीरिस्तान में। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए इमरान खान साहब को एहसास होना चाहिए कि उनके दो वज़राए आला जो हैं वो उनके पेज पे नहीं खड़े हुए, वो उनसे मुतज़ाद राय दे रहे हैं, मुतज़ाद स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि मैं 726 अरब जो है वो उन्होंने तकसीम कर रहे हैं और आज तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पर इश्तराक भी लगे हुए हैं। तो ये तो इमरान खान को एहसास होना चाहिए ना कि बार बार कहते हैं मैं असेंबली तहरीर करता हूं। पहले वज़ीर आला पंजाब को यानी वो संजीदगी नजर नहीं आती है। वो तो ऑब्वियसली चौधरी परवेज इलाही ने खुद ही कह दिया था कि मार्च तक असेंबली को कुछ नहीं होगा। केपीके का आपने खुद ही हवाला दे दिया। केपीके वाले कहते हैं कि पहले पंजाब तहलील हो जाए, उसके बाद हम जो है वो केपीके असेंबली तहलील करेंगे। सरवर बारी साहब, पहले यही सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंतखाबात पहले हो जाना जो अक्टूबर में होने हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ हम जाते हैं, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतखाबात का जल्द मुनक़िद होने के बारे में तकरीबन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो लिखने वालों की है या जो लोग इलेक्शन के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखते हैं, उनका इत्तफाक राय है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, अगर वो कंटिन्यू रहती है और जो कि अभी 8 माह में साबित भी हो चुका है कि जी 8 माह में मुसलसल ये जो होता रहा है कि एक पार्टी जो है वो कहती है जल्द इंतखाबात कराएं और दूसरी पार्टियां जो है 13 पार्टियां वो कह रही नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो 8 माह की इंस्टेबिलिटी है उसका जो इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पर, वो काफी बड़ा सबूत है कि अगर इस मुल्क को ऐसे ही चलाया गया जैसे कि जा रहा है, तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इससे ज़्यादा बदतर हो जाएंगी। और अगर इंतखाबात हो जाते हैं, ये अलग इशू है कि इंतखाबात कैसे होंगे, लेकिन ये कि हमारे पास इतना मवाद मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है कि गो के माजी में भी, चाहे वो 90 की दहाई हो या उसके बाद हो, तमाम पार्टियों ने ये कहते हुए भी कि वो इंतखाबात को नहीं मानते, वो पार्लियामेंट में रहे हैं, उन्होंने जो लेजिस्लेशन है उस बिजनेस में भी हिस्सा दिया है, चाहे वो 90 की दहाई हो या 2002 के बाद का मामला हो। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जो हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि वो मानेंगे, वो ना भी माने, लेकिन वो यही रहा है पाकिस्तान में कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ ने कहा कि धांधली वाले इलेक्शन थे, जब धांधली वाले इलेक्शन ने नवाज शरीफ को जता दिया तो बेनजीर भुट्टो पार्लियामेंट में बैठी रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट का हिस्सा रही है जब नवाज शरीफ सब जीत। तो ये तो आर्गुमेंट नहीं है, हमारा माजी ये बताता है। कि दूसरी बात ये है कि सैलाब का एक बहुत बड़ा कहा जा रहा है कि सैलाब का, आपको शायद याद होगा सितंबर 1992 में बहुत बड़ा सैलाब आया था 92 का, और 1993 में फिर इंतखाबात भी हो गए थे। तो मैं नहीं समझता हूँ इंतखाबात, आखिर इजराइल में 5 सालों में 6 दफा इंतखाबात हो गए हैं। बरतानिया की तारीख में भी हम देखते हैं कि जंगों के दौरान ईरान की जंग जारी, तो वहां पर भी इंतखाबात होते रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंतखाबात हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसका हिस्सा है। अगर वो पार्लियामेंट नहीं होगी और भागमती का जो कुनबा है वो हमारा मुल्क चलाएगा, जिसके बारे में ज़्यादा रिजेंटमेंट है मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की पायमाली है वो हमारे सबके सामने है, उसकी सूरत हाल क्या हो चुकी है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इन हालात में अभी आप ये बात सही है। ऑब्वियसली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत सारी मिसालें हैं, हमारे बरतानिया है, इटली है, जापान है, जहाँ पे कबल अज़ वक्त इंतखाबात, मिड टर्म इलेक्शन कराना, उससे जमहूरियतें मजबूत होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ बिल्कुल ही एक अलग ट्रेडिशन रही है और एक अलग ही आर्गुमेंट हमारे यहाँ दिया जाता रहा है। लेकिन मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं अफजल खान साहब की तरफ जाऊँ। जी फरमाइए। कि ये जो कहा जा रहा है कि इंतखाबात, देखिए पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, एक मिलिट्री डिक्टेटर
इक़्तिदार में था। अक्टूबर में ज़ल्ज़ला आया था, नवंबर में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले भी जो आफात आती रही हैं। डोनर्स ने बहुत खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी। ये पहली दफ़ा है, चूंकि डोनर्स को पता है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। अभी तक डोनर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अगस्त में सलाम आए थे, आज दिसंबर खत्म होने वाला है, अगले साल में भी क्या होगा। अभी तक नफीसा शाह साहबा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि पाकिस्तान में क्या खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के में कितने लोग मुतसरीन हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। उनकी अपनी हुकूमत सिंध में भी है और सेंटर में भी है। तो ये इशू नहीं है, बुनियादी इशू जो है वो पॉलिटिकल है कि जो लोग बरसर इक़्तिदार आए हैं वो जाना नहीं चाहते, और पता है कि जो ज़मीनी इंतखाबात अभी वो उसकी वजह फिर ऑब्वियसली उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, क्या डिलीवर किया है हुकूमत में आने के बाद से लेके, दैट इज ऑब्वियसली डिबेटेबल। मैं आती हूँ उस पर, जरा ब्रेक ले लेते हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अफजल खान साहब, एक तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि आप अभी इलेक्शन करा लें ताकि मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो। देखें, दुनिया आपको तस्लीम नहीं कर रही इस तरीके से, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि आपके यहाँ कितना अदम इस्तेहकाम है, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपको इमदाद देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर अभी इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो ये कैसे आप यकीनी बनाएंगे कि वो इलेक्शन शफाफ होंगे, क्योंकि फिर खान साहब जो हैं, ये मैं पीडीएम की बात कर रही हूँ, कहते हैं कि जी खान साहब फिर सड़कों पर निकल आएंगे, और ईसीपी ये कहता है इलेक्शन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर हम पुरानी हल्का बंदियों पे करा देंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी पे आप ही लोगों को यानी सियासी जमातों को सवालात उनकी तरफ से उठाए जाएंगे। और दूसरा इसी का काउंटर आर्ग्यूमेंट कि जी अभी पैसे नहीं इलेक्शन कराने के लिए। दोनों दलाइल आपके सामने, आपको किसमें ज्यादा वजन नजर आता है? एक में तो वजन है ही नहीं कि जी पैसे नहीं है और हम इस वजह से नहीं करा सकते, हमें उस वजह से नहीं करा सकते, इसलिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन, इतना पार्टीजान इलेक्शन कमीशन कम ही आया है। पहले भी हमेशा हुकूमत को इलेक्शन कमीशन फेवर करती होगी, लेकिन वो डिस्क्रीटली करती होगी। अच्छा। इस तरह नहीं कि बिल्कुल कानून के खिलाफ जाते हुए अब बंदा ये इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाए। बहरहाल वो तो अलग बात है। एक्चुअल सवाल ये है कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान को लेजिटिमेसी की जरूरत है, क्रेडिबिलिटी की जरूरत है, लोगों की, दुनिया की ट्रस्ट की जरूरत है। मौजूदा जो हुकूमत में लोग हैं उनके बारे में नेशनल प्रेस की बात मैं नहीं कर रहा, इंटरनेशनल प्रेस की बात कर रहा हूँ कि इनके बारे में इंटरनेशनल प्रेस में ये छपा है कि पायरेट्स ऑफ दी पेंट हाउस, और उन सबको पता है कि ये कितने नोटोरियस हैं या कितने ये लोग क्रेडिबल हैं। बात यह है कि जब क्रेडिबिलिटी नहीं होती, देखें सबसे पहले पाकिस्तान जरूरी है सादिया जी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है दुनिया में 200 मुल्कों में, वो है क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी मौजूदा निजाम में नहीं है, वो इसमें गायब है। ये जिसने भी मिस एडवेंचर किया, 8 महीने पहले का पाकिस्तान देखें और आज का पाकिस्तान देखें। मेरी जिंदगी में पहली दफा यह है कि जो डिफेंस की जो एलसीज हैं वो भी नहीं खुल रही और आलू, प्याज और टमाटर की भी नहीं खुल रही। तो ऐसी सिचुएशन कभी पाकिस्तान में नहीं आई थी, इस हुकूमत की वजह से आई है, जिसको जबरदस्ती लाया गया है और इम्पोज किया गया है, रेजीम चेंज के नतीजे में आई है। अवाम की जो इज्तिमाई एक 80% लोग हैं, देखिए 2 दफा इलेक्शन हुए, दोनों दफा इलेक्शन में यही इलेक्शन कमीशन था और यही पुराना सिस्टम था, और 75% वोट्स किसी एक पार्टी ने लिए। देखिए मैं किसी पार्टी की मैं इस वक्त नहीं कर रहा, लेकिन बात यह कि अगर दुनिया में आपने क्रेडिबल होना है तो आपने एक ऐसा इंतखाब कराना है। बेशक वो अभी जो भी ये लोग करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादती कर रहे हैं, अब आप देखें सेनेटर स्वाति के साथ जो हो रहा है, ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है कि एक ट्वीट के ऊपर उसकी जिंदगी को अजीर्ण कर दिया गया है।
अरशद शरीफ को किस तरह जबरदस्ती मुल्क से निकाल के शहीद कर दिया गया। देखें, ये चीजें अगर किसी ने नहीं देखा तो अल्लाह ने तो देखा है, और हर अच्छाई और हर बुराई का अल्लाह की कसम इसी दुनिया में एक सिला मिलता है, एक सजा मिलती है, एक जजा मिलती है। तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की। बेशक ये जो मौजूदा निजाम के तहत ही करा दिए जाए, लेकिन लेजिटिमेसी जब तक नहीं होगी तो दुनिया आपके ऊपर एतबार नहीं करेगी। अगेन सवाल यही, आपने खुद ही कहा, सब कहते हैं कि फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल इलेक्शंस हों, सब नताइज माने, उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें आड़े आ जाती हैं। एक तरफ एक जमात को कुछ चीजें कबूल नहीं है, दूसरी तरफ दूसरी जमात को कुछ चीजें कबूल नहीं है। वो कहते हैं ऐसे होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसे होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा। अब इस पे आ जाते हैं, जो पहले सरवर बारी साहब का भी आर्गुमेंट आया था, कंवर दिलशाद साहब, उस पे जरा फरमाइएगा कि इलेक्शंस वक्त की जरूरत है, ये चीजें कि हम नताइज नहीं मानेंगे। उन्होंने मिसालें दी कि जी पहले भी होता आया है कि वो जमातें कहती आई हारने वाली कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी पार्लियामान का वो हिस्सा रही हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट कुछ तो इस्तेहकाम आए। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर हैं, जी जी, पार्लियामानी स्टेक होल्डर, जी आवाज जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें सबसे बड़ी अहम बात, ये बड़ा अहम इशू है कि हारने वाली जमात जो है वो कभी भी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। हारने वाली जमात जो है वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। हमारी रवायत शुरू से चली आ रही है, 70 से लेकर आज 2018 तक के तमाम बात हमारे सामने हैं, तो वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। अब कोई ऐसा कोई तरीका अख्तियार किया जाए कि उनसे तमाम स्टेक होल्डरों से पूछा जाए कि आप ये बताएं कि क्या तरीका अख्तियार किया जाए जिसकी बना पर आप इलेक्शन को जो है तस्लीम कर लें। उसके लिए सबसे बड़ी अहम बात है कि आपस में रवादारी होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए। और जो हमारा एक मौजूदा सिस्टम है इसमें बहुत सी खराबियां हैं, हमारे इलेक्शन सिस्टम में भी खराबियां हैं, हमारे आइन और कानून में भी बहुत सी खराबियां हैं, आइन में भी अभाम पाया जाता है। अब आप देखेंगे कासिम सूरी साहब जो हैं वो बड़ी अहम बलूचिस्तान के, उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया और उन्होंने कहा कि ये उनको नाअहल करार दे दिया, लेकिन 4 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ अभी तक, यानी उनका कोई केस सामने नहीं आया। बाकी बेशुमार केसेस आ गए, रात को अदालतें भी खुल गई, लेकिन कासिम सूरी साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है, इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, लेकिन उनका जो फैसला जो है अभी तक सामने नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन के रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है ये इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, साथ ये भी कहा जा रहा है कि पास इख्तियारात ही नहीं है, साथ ये भी कहा जा रहा है ये किसी को सजा नहीं दे सकते। तो जब आपको सजा भी नहीं दे सकते, इख्तियारात भी कोई नहीं है, तो आप 2023 के इलेक्शन को शफाफ कैसे इंतखाब करवाएंगे? वो कहें उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं, तो बेबस इदारा है ये, तो एक म्यूनिसिपल कमेटी का इदारा है, ये हमारा क्या कर लेगा? तो ये सारी चीजें देखकर फैसला करना पड़ेगा ना। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 2 राय देती है, एक तरफ कहती है जी डिस्क्वालिफिकेशन करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, ये जस्टिस असद सईद खोसा, जस्टिस गुलजार ये दे चुके हैं, जजमेंट दे चुके हैं। अब मौजूदा हालात में कहा जा रहा है कि नहीं जी इलेक्शन के पास तो इख्तियार कोई नहीं है, तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो जो अब कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, सेक्शन 10 के तहत वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, सेक्शन 9 के तहत किसी के रिजल्ट को नहीं रोक सकता, सेक्शन 8 के तहत उस हल्के में दोबारा इंतखाब नहीं करवा सकता। तो आप ये बताइए कि 2023 के इलेक्शन में हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी तादाद 12-13 लाख हो गई, वो कैसे इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे? तो ये सब बैठ के फैसला तो करें, आप अपने डोमेन में रहे ना, आप दलिया अपने डोमेन में रहे, इलेक्शन कमीशन अदलिया में उसमें अपने डोमेन में रहे। ये सारी चीजें फैसला कुन हालात को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट। ओके बहुत मेहरबानी। वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट सरवर बारी साहब कि हम तो ये सुनते आए, हम तो ऑब्वियसली इस पे बड़ी दफा बात भी करते हैं, आप खुद इलेक्शंस कवर करते हैं, आपने खुद ये चीजें देखी होंगी कि हम कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सारे इलेक्शन लॉज पे अमल यकीनी नहीं बनाता, इम्प्लीमेंटेशन की जहां बात आती है तो वहां पे जो है वो नाकाम हो जाते हैं। और हमेशा ये एग्जाम्पल दी जाती है कि जब हल्कों में कैंपेन हो रही होती है, कोई एमएनए या एमपीए जो है वो जा रहा होता है, एमपीए के लिए जब लड़ रहा होता है, तो उनका जो अखराजात हैं वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 लाख या 15 लाख रिस्पेक्टिवली इस तरीके से हैं। लेकिन जाहिर है आप और मैं सब जानते हैं कि 25 लाख या 15 लाख में तो कोई यहाँ पे इलेक्शन होता नहीं है, करोड़ों रुपए हल्के में खर्च किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। एक तरफ तो ये वाले आर्गुमेंट्स हम देते आए हैं, सुनते आए हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजों में फिर ऐसे लग रहा है कंवर दिलशाद साहब के आर्गुमेंट से कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है ही कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ही लाचार और बेबस इदारा है।
नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बेबस और बेअख्तियार है। 218 और 220 जो आइन का आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल अख्तियार देता है, लेकिन इलेक्शन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का जो मामलात हैं वो हमें जरूर देखने चाहिए। उस हवाले से कंवर साहब सही फरमा रहे हैं कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंतखाबी अमल के दौरान ज्यादा मुदाखलत नहीं करती, लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं तो बहुत सारी पिटीशंस वहां पे आती हैं और उनके फैसले डिले होते रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपने जो अपनी क्रेडिबिलिटी है और उसको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है, उसका जो कंडक्ट है, वो लोगों को नजर भी आए कि वो फ्री और फेयर है और वो किसी के हक में नहीं है, गैर जानबदाराना है, शफाफ है और बाकी चीजें जो कि लिखा हुआ है कि उसने इलेक्शन करवाने हैं और गैर जानबदाराना कराने हैं और उसने मुनसफाना इंतखाबात कराने हैं, शफाफ कराने हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी बल्दियाती या लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार इस्लामाबाद के जो लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हैं उनमें बहुत अच्छी बड़ी तादाद जो है किसान और मजदूर की सीटों में जो लड़ रहे हैं, उनका अगर उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनका तजिया किया जाए तो बहुत सारे लोग तो पेजेंट और वर्कर की डेफिनेशन पे पूरे नहीं आते। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो चूंकि उनके इलेक्शन के जुम्मे है, उनकी स्क्रूटनी करने में उसके पास मैन पावर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपना बजट बनाते वक्त ये चीजें तय करनी पड़ेंगी कि अगर वो निचली सतह पर इस्लामाबाद जहाँ की इनका हेड ऑफिस मौजूद है, वहाँ जो ROs हैं, DROs हैं, उनके पास जो मैन पावर नहीं है कि वो जाके चेक करे कि अगर F11 की किसी गली में किसी का 500 गज पे घर है और वो पेजेंट की सीट पे या वर्कर की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वैसे भी शक पड़ सकता है कि वो खुद भी अपनी हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करे थ्रू जो उसके अपने एक्शंस हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसकी जो स्क्रूटनी है। और जब तक इलेक्शन कमीशन खुद नहीं करेगा तो उसका मुद्दा हमारी जमहूरियत पे नहीं डाला जा सकता। अमेरिका के इंतखाबात भी बहुत ही गड़बड़ होते हैं, हमें पता है, लेकिन वहां सिस्टम चलता रहता है। अल गोर ने विड्रॉ कर लिया, हालांकि ज्यादा वोट तो अल गोर को पड़े थे, बुश को तो नहीं पड़े थे। लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ आखिर जो हारने वाले लोग हैं वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि वो उन्होंने इक़्तिदार में आके कोई अपना एजेंडा आगे लेके जाना है, जो अपने मंशूर को अमल दरामद करना है, और ये एक वजह नहीं है कि वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और फिर उन्होंने आके बहुत बेलौस किस्म की पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। 3 करोड़ का खर्चा करके वो 3 अरब रुपए कमाने के चक्कर में होते हैं, इसलिए हारना जो है इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो समझता हूँ कि ये पूरी सोसाइटी का भी एक क्राइसिस है, हमारा है, हमें इसको ठीक करना है। और कोई जादू उनकी मैं एग्जैक्टली ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। ये इलेक्शंस जब भी हो रहे होते हैं, इतने सालों से हम इलेक्शंस कवर करते आ रहे हैं, यही हमेशा देखते हैं। और ये जिस तरह आपने आवाम की बात की, एक माइंडसेट है अनफॉर्चुनेटली। गांव देहातों में अगर आप चले जाएं, वहाँ पे अगर जो जितनी बड़ी गाड़ी में है, जिसके पास 4-5 V8s हैं, उसमें वो हल्के में आ रहा है और ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, आवाम जो है वो कहती है कि बस यही सही कैंडिडेट है क्योंकि ये खाता पीता है, पैसे खर्च कर सकता है, तो यही हमारा सब कुछ कर सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो 3 करोड़ लगा रहा है, तो इस जहनियत से आता है, ये सोच लेके आता है कि मैंने 3 अरब बनाना भी है। सो इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर हिम कि अगर वो इलेक्शन हारने के बाद नताइज तस्लीम भी कर ले। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जो नई सेंसेस होंगे उसके बाद हल्का बंदियां होंगी और फिर इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में होंगे। और ये जो नए सेंसेस वाला मामला है, ये प्रोग्राम में पहले भी बात हुई कि खुद इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था अप्रैल 2021 में कि जब भी मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस होंगे वो नए सेंसस के बाद होंगे। अब जो पुराने हल्का बंदियां हुई उस पर ऑब्वियसली सियासी जमातों के एतराज़ात थे और ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि नए सेंसस के बाद ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं वो मुमकिन हो पाएंगे। कुछ और चीज़ें जो उनकी तरफ से बताई गई हैं वो ये कि हमने 47 मिलियन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस एफर्ट्स पर खर्च किए हैं ताकि अवाम को ये शऊर आए कि उनका वोट कितना ज़्यादा मायने रखता है। फिर ये भी बताया गया कि जी 2023 के इलेक्शंस में टोटल जो हैं वो 1 लाख पोलिंग स्टेशंस हम पूरे मुल्क में बनाएंगे। हर एक पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ्स होंगे, वोटिंग बूथ्स होंगे और सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं रियल टाइम रिजल्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। अफजल खान साहब, अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है, मरदमशुमारी के हवाले से भी बहुत ज्यादा खदशात हैं कि कुछ इलेक्शन कमीशन के लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक फील्ड ऑपरेशन जो जरूरी है मरदमशुमारी के लिए वो भी शुरू नहीं हुआ तो उसमें डिले ना हो जाए। मरदमशुमारी हो जाती है उसके बाद हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट 4 महीने चाहिए। ईवीएम वाली बात भी हो रही है कि हम उसकी जो है वो पायलट टेस्टिंग शुरू करेंगे। आपको लगता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी रिसेंट बयान आया है कि मैं ना तो ओवरसीज वोटिंग राइट के अगेंस्ट हूं ना ही मैं ईवीएम के अगेंस्ट हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आए, ईवीएम का इस्तेमाल मुमकिन हो पाएगा अगले इंतखाबात में? बात यह है कि पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन था, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। जो पिछली गुफ्तगू में बात यह है कि अदलिया से आजाद है वो। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ, वन काउंटर क्वेश्चन है। आपने देखा कि लाहौर में इलेक्शन हो रहे थे अलीम खान के, लाहौर में इलेक्शन हो रहे थे बेगम कुलसूम नवाज के, और उसमें करोड़ों नहीं, और ये जो इसकी जो 40 लाख और 20 लाख एमपीए और 40 लाख एमएनए की हद है। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को किसने आज तक रोका है कि जब लोग ये हद क्रॉस करते हैं तो आप उसको डिस्क्वालीफाई करें? आपने कभी देखा है, सुना है, ये कमर दिलशाद साहब सेक्रेटरी रहे हैं कि कभी उसने किसी की करप्ट प्रैक्टिस पे हाथ उठाया हो, उंगली उठाई हो, नोटिस लिया हो, उसको रोका हो? बात यह है कि एक चीज मैंने कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं देखी। इलेक्शन कमीशन का के 2 काम है, एक यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, दूसरा ये कि करप्ट प्रैक्टिस इसको रोकता। और यहाँ की अदलिया तो बड़ी मेहरबान है इलेक्शन कमीशन पे। इन्होंने अभी आप बहुत माजी करीब में आपने देखा था कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप ऐसे मेजर इख्तियार करें कि उसमें पैसे का इस्तेमाल कम से कम हो, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट इनकार किया था। बात यह है कि हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म दिया है कि अगर आपने किसी भी करप्ट आदमी, कातिल आदमी, नौसरबाज आदमी, ऐसे आदमी जिसके डुबियस कैरेक्टर हो, उसके नॉमिनेशन पेपर भी अगर आपने एक्सेप्ट किए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देगा। ठीक है। बात यह है कि हमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन हम खुद ही कभी खड़े नहीं हुए। कोई एक मिसाल तो हो कि हमने कहा हो कि जी ये करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, हम इसको रोकना चाहते हैं, और उस रोकने में फिर अदलिया ने हमारा साथ ना दिया हो। एक्चुअली मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हमें चाहिए कि अपने किरदार में झांकें और वो चीज करें जो पूरी दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अगर हम नहीं करेंगे तो ना हमारी क्रेडिबिलिटी होगी, ना हमारी रिस्पेक्ट होगी। अभी दूसरी चीज ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमें अगर उनके 30 बिलियन रुपए चाहिए और हम उनको वोट का हक नहीं देते। सादिया अफजाल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस इलेक्शन कमीशन में था और अफगानिस्तान के अफगानी रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे। हम उसी अरसे में ईस्ट तिमोर में इलेक्शन करके आए थे, तो वो तमाम वो जो टीम थी वो वहां से आके काबुल में अफगानिस्तान में यूएन के तहत इलेक्शन कर रही थी। दे विजिटेड अस इन इस्लामाबाद। हमने उनको कन्विंस किया कि जो आपके यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं उनको राइट टू वोट दें, और उसमें मेरा मकसद ये था ताकि ये लोग अपने मुल्क को वापस चले जाएं।
उन्होंने उनको राइट टू वोट दिया, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी। बात यह है कि हम वो लोग हैं जो एडवोकेट करते हैं कि जो मुल्क से बाहर हो, मेन लैंड के साथ उनका रिश्ता रहे, और हमारा तो रिश्ता उनके साथ रूह और जान का रिश्ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन लाजमी है। हम उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि वो तो इन चीजों के अगेंस्ट ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो ईवीएम के खिलाफ भी नहीं हूँ और ओवरसीज वोटिंग राइट के खिलाफ अल्लाह करे उनका दिल बदल जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, इलेक्शन कमीशन के लिए बेहतर है, और ये हो सकता है। लेकिन आने वाले इमीडिएट इलेक्शन के लिए ये नहीं हो सकता और ना इन्होंने करके देना है, इतनी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, वो अभी भी जिस तरह से वो पायलट टेस्टिंग की बात हो रही है, तो हो सकता है शायद बल्दियाती इंतखाबात में कहीं पे इस्तेमाल करके देख लें। बहरहाल कंवर दिलशाद साहब, आप फरमाइएगा कि ऑब्वियसली वो एक रिसेंट इलेक्शंस ही अगर एक दो देख लें उठा के, तो इसमें वो आरटीएस बैठ गया, उससे पहले आरओएस का इलेक्शन करार दिया गया। अब ये ऑब्वियसली ईवीएम पर इख्तलाफात तो हैं, पीडीएम में बैठी जमातें समझती हैं कि अगर वो हो जाता है तो शायद उनके खिलाफ धांधली हो जाएगी। पीटीआई को लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे। आपकी नजर में वो दो तीन क्या चीजें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यकीनी बनाए, जिसके बाद आपको लगता है कि हाँ क्रेडिबल इंतखाबात मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात, ठीक है, हमारे कुलीग दोस्त ने अच्छी बात की है, मिस्टर अफजल खान साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने तबसरा किया है। अब डस्का में एक बड़ा अहम मामला हुआ। डस्का में इलेक्शन की पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला किया। 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ जो है वो बाकायदा मुतल्लिका गवर्नमेंट को कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक वो केस जो है मुख्तलिफ दफ्तरों में चल रहा है, कभी कहीं चार्जशीट, कहीं शो का नोटिस, लेकिन इलेक्शन की पाकिस्तान के हकामात की तकमील नहीं हुई। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली टाइम आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, सरवर बारी साहब, कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।